हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, और उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, सिग्निफिकेंस उसका या इम्पोर्टेंस या उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमने इसको किस तरह से जो है लिखना है, कि ज्यादातर इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि एग्जाम के अंदर हमने किस तरह से लिखना है। अगर देखो, क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें एक क्रिटिसिज्म देने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, क्रिटिसिज्म जो है आप हेडिंग्स लिख सकते हो। एक्सप्लेन के अंदर हमने लॉ को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। पहले तो हमने बताना है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके अजम्पशंस, फिर उसके बाद हमने इसका एक्सप्लेन जब करना है तो पहले टेबल बनाना है। टेबल की ब्रीफ हमने एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर उसके बाद हमने ग्राफ बना देना है, फिर उसके बाद मॉडल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अगर डिस्कस है तो ये सारा कुछ जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो डिस्कस के अंदर जो होता है क्रिटिसिज्म भी पूछा गया होता है। क्रिटिकल एवेलुएट है तो वहां पे भी क्रिटिसिज्म देना होता है। सिग्निफिकेंस हमने तभी देना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि इक्वी मार्जिनल जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बताओ। अगर उन्होंने नहीं पूछा तो हमने नहीं देना। और मैंने इसके अंदर बिल्कुल जैसे ही हमने एग्जाम के अंदर लिखना है वैसे ही प्रेजेंट किया है। तो इसका जो बेसिकली जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज गिवन बाय फ्रेंच इंजीनियर गॉसन। इसको सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है। डॉक्टर मार्शल जो है इनको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर वो इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो लास्ट रुपी वो हर एक कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करता है उसको इतनी मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वर्ड जो है यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कंज्यूमर है लिमिटेड इनकम को इस ढंग से स्पेंड करना चाहता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब मार्जिनलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ बी कमोडिटी, मार्जिनलिटी ऑफ सी कमोडिटी को जो लास्ट रुपी वो ए कमोडिटी पे स्पेंड करता है, लास्ट रुपी वो बी कमोडिटी पे स्पेंड करता है, लास्ट वो सी कमोडिटी पे स्पेंड करता है, उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है बराबर है। तो जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है रैशनल है, वो मार्जिनलिटी को कंपेयर करता है, लिमिटेड इनकम को इस ढंग से एलोकेट करता है कि जो लास्ट रुपी वो ए कमोडिटी पे स्पेंड करता है उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी, लास्ट रुपी जो बी पे स्पेंड करता है, जो सी से स्पेंड करता है, डी पे स्पेंड करता है, उन सबकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ए कमोडिटी की बी कमोडिटी के बराबर है, मार्जिनलिटी ऑफ सी कमोडिटी, मतलब ये चारों जो है इन चारों की जो मार्जिनलिटी है वो एक दूसरे के बराबर है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये मैंने डाल दिया है कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए ये जानना जरूरी है। अदरवाइज जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए वगैरह है, जो एग्जाम में मतलब सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो ये बस देख लें, ये लिखने की नेसेसिटी नहीं है। लेफ्ट विच रेफर टू द जनरल प्रिंसिपल फॉर, मतलब ये डिफरेंट नेम्स हैं जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को जो इकोनॉमिस्ट है डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। द जनरल प्रिंसिपल फॉर द मैक्सिमम ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रोफेसर हिब्डन कॉल इट लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर जो है जो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। लॉर्ड रॉबिन ने कहा है कि लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सारी सेक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को एप्लीकेबल है। यहाँ पे मार्शल की डेफिनेशन भी देनी है, साथ में सैमुअलसन की डेफिनेशन भी देनी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इफ ए पर्सन हैज ए थिंग,
देखो, एक व्यक्ति के पास एक चीज है जिसको वो अलग अलग चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मिल्क है, उसको हम काफी सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all. देखो, वो अलग अलग यूजेस के अंदर इस ढंग से एलोकेट करता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यूज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यूज विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी यूज। अगर मान लो वो तीन यूजेस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सैमुअलसन का ये मानना है कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड देयर प्राइस इज इक्वल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट कमोडिटी का मार्जिनलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन कमोडिटी which is equal to marginal of second commodity divided by price of second commodity, marginal utility of थर्ड कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ थर्ड। और अगर यहाँ पे प्राइस तीनों की इक्वल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मार्जिनलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी एंड विच इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी। देन द कंज्यूमर जो है ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये जो लॉ है, इन कंडीशंस, अजम्पशन जो होती है कंडीशंस है कि ये जो लॉ है उस सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल होता है। देखो, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है दैट इज पॉसिबल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मानते हैं। कंज्यूमर जो है हमारा रैशनल है, वो हमेशा जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। इनकम, हैबिट, टेस्ट, फैशन और प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं है। कमोडिटीज को हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे हम रुपीज के अंदर जो है 1 रुपी के अंदर जो है एक्सपेंडिचर करते हैं। कंजम्पशन जो है वो डिफाइंड पीरियड के अंदर होती है। और यूटिलिटी ऑफ गुड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को प्रभावित नहीं करती। अब हम देखते हैं कि लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसके पास 5 रुपीज है, लिमिटेड इनकम है, तो वो मार्जिनलिटी ऑफ मैंगो, मार्जिनलिटी ऑफ मिल्क, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है रैशनल है, मैंगो से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है 12, तो वो पहला रुपये यहाँ पे स्पेंड करेगा, दूसरा रुपये यहाँ पे स्पेंड करेगा, तीसरा रुपये यहाँ पे, फोर्थ रुपये वो यहाँ पे स्पेंड करेगा और फिफ्थ रुपये यहाँ से। देखो, यहाँ पे जो मैंगोज है उसके ऊपर 3 रुपये स्पेंड करेगा क्योंकि उसके पास टोटल पैसे जो है, टोटल रुपीज जो है वो 5 रुपीज है। और 2 रुपए जो है वो दूध के ऊपर लगाएगा, मिल्क के ऊपर लगाएगा। अगर वो इस ढंग से अपनी एलोकेशन करता है तो ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे अगर वो 3 रुपीज मैंगो पे और 2 मिल्क पे स्पेंड करता है तो उसको जो टोटल यूटिलिटी मिलती है 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 40। क्योंकि जो लास्ट रुपी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लास्ट रुपी के जो 3 रुपए उसने स्पेंड किया, उसका जो लास्ट रुपी है यहाँ पे उसको मैंगो के ऊपर उसको यूटिलिटी मिल रही है 8, और यहाँ पे भी जो लास्ट रुपी वो मिल्क के ऊपर खर्च कर रहा है, यहाँ पे भी उसको यूटिलिटी मिल रही है 8, तो ये बराबर है। तो कंज्यूमर जो है दैट इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर वो किसी और तरीके से खर्च करता है, मान लो जैसे वो 2 रुपए मैंगो पे खर्च करता है, 3 रुपए मिल्क पे खर्च करता है, तो यहाँ पे उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 46 है, जो कि 48 से कम है। तो अगर कंज्यूमर 3 रुपए मैंगो पे और 2 रुपए मिल्क के ऊपर स्पेंड करता है देन ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, यहाँ पे OX के अंदर जो है आपने रुपीज ले लेने हैं, इधर भी आपने OX पे रुपीज लेने हैं, 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस। और यहाँ पे आपने यूटिलिटी लेनी है, यहाँ पे भी आपने यूटिलिटी लेनी है। तो ये हमारा जो है, देखो पहले पे उसको 12, सेकंड पे 10, थर्ड पे 8। इस तरह से हमने मार्जिनलिटी ऑफ मैंगो का ग्राफ बना लेना है। और सिमिलर वे में फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 8। और ये जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट रुपये यहाँ पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपये यहाँ पे स्पेंड करता है, दोनों से यूटिलिटीज को बराबर मिल रही है, तो ये जो लाइन है इसको हम इक्वी मार्जिनल लाइन कहते हैं। अगर वो इस ढंग से स्पेंड करता है तो ही इज गेटिंग दी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन।
देखो अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो एक और ग्राफ हमने बनाना होता है। इसके अंदर ये बताना होता है कि अगर वो ₹1 जो है, देखो यहाँ पे हमने कहा कि ₹1 जो है वो मिल्क के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ द गेन। ये इतना जो है उसको गेन हो रहा है। और यहाँ पे वो ₹1 जो है लेस स्पेंड कर रहा है। तो ये जो है ये लॉस है सारा का सारा। और ये लॉस जो है गेन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि उसको, देखो अगर वो ₹3 मैंगो पे स्पेंड करता है और ₹2 मिल्क पे स्पेंड करता है तो टोटल यूटिलिटी है 40। बट अगर वो ₹3 जो है सॉरी ₹2 जो है वो मैंगो पे स्पेंड करता है और ₹3 वो मिल्क पे स्पेंड करता है, तो उसकी यूटिलिटी है टोटल 46। तो उसको 2 का लॉस हो रहा है। इस तरह से कंज्यूमर जो है अगर वो ₹3 मैंगो पे और ₹2 मिल्क पे स्पेंड करता है तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसके बाद मॉडर्न स्टेटमेंट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ए पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द वेटेड यूटिलिटीज आर इक्वल्स। यहाँ पे when the marginal utility of one commodity divided by its price and the marginality of other commodity divided by its price are equal। तो यहाँ पे हम देखते हैं marginality of one commodity divided by price of one, marginality of two commodity divided by price of two, price of second commodity, marginality of third commodity divided by price of third commodity। अगर ये तीनों इक्वल है तो marginal utility is equal to marginal utility टू, marginal utility थ्री। तो कंज्यूमर जो है ही इज गेटिंग दी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो जी एग्जाम्पल जो है आपने अगर आपके पास टाइम है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। सपोज द प्राइस ऑफ एप्पल इज 50 पैसा एंड ही बाइज 10 एप्पल्स एंड द 10th एप्पल से उसको 6 यूटिल्स मिलते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 50 पैसा, तो ये आ जाती है 12। 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, 50 से 100 कट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2। उसी तरह जो केले की प्राइस है दैट इज 25 पैसा, ही बाइज 12 बनानास, तो लास्ट यूनिट जो है उसको 3 यूटिल्स देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये भी 12 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर वो इस ढंग से स्पेंड करता है तो उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हम देखते हैं इस लॉ को काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि कंज्यूमर, यहाँ पे हमने अजम्पशन ली है कि कंज्यूमर इज नॉट ऑलवेज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है सियाना, वाइज, जो हमेशा जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। देखो कई कंज्यूमर जो होते हैं लेजी होते हैं और वो ज्यादातर अपनी हैबिट्स को सेटिस्फाई करने लिए ऐसी चीजें परचेज कर लेते हैं जो कि लेस सेटिस्फेक्शन, लेस यूटिलिटी होती है। कंज्यूमर जो है हमेशा एक कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि वो जाता है मार्केट के अंदर और कंपेयर करता है। क्योंकि जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो खरीद लेता है। वो नहीं देखता कि मुझे इससे यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब ही इज़ नॉट ऑलवेज़ कंपेयरिंग। कई बार ऐसा होता है मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों की शॉर्टेज होती है, तो हमें कुछ दूसरी चीज़ें ऐसी परचेज़ करनी पड़ती हैं, उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, जो हमें लेस मार्जिनल यूटिलिटी देती हैं। और उसी तरह जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं उस पे फैशन, कस्टम एंड हैबिट्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह ये लॉ लॉ जो है, देखो जो चीज़ें छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं उस पे तो ये लॉ एप्लीकेबल है। और जो चीज़ें इंडिविजिबल होती हैं, जो विभाजित नहीं होती, जैसे अब टीवी है तो पूरा ही खरीदना पड़ेगा, कार है तो पूरी लेनी पड़ेगी, उसको हम पार्ट्स में परचेज़ नहीं कर सकते। तो ये जो लॉ है इंडिविजिबल गुड्स के ऊपर लागू नहीं होता। इसी तरह देखो यहाँ पे क्योंकि कहा है कि जो कंजम्पशन है दैट शुड बी टेक प्लेस इन द बजटेड पीरियड। बट बजट पीरियड जो होता है वो पीरियड होता है जिसके अंदर कंज्यूमर जो है अपनी इनकम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर स्पेंड करता है। वो मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लेके आते हैं बट उनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। सम गुड्स लाइक टीवी, फ्रिज, कार दे आर परचेज्ड इन वन पीरियड, बट वो हमें बेनिफिट जो है कई सालों तक देती है। पर यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि इससे हमें ये यूटिलिटी मिली है। उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है कांस्टेंट नहीं होती। जब हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं तो कम पैसा बचता है, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। और जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम इरेशनल वे में स्पेंड करते हैं।
तो मार्जिनलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। उसी तरह हमारी ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि हैबिट्स, फैशन, प्राइस, इनकम जो है कांस्टेंट रहती है, ये भी चेंज होती रहती है। और कई बार जो कंज्यूमर होता है इग्नोरेंट होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसकी प्राइस क्या है या गुड्स की डिफरेंट यूजेस क्या है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती। फिर जो चीज़ें इकट्ठी यूज होती हैं तो उस पे भी लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। सिग्निफिकेंस आपने तभी लिखना है अगर पूछा गया है। इम्पोर्टेंस, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इसको हम समझते हैं। देखो, कंजम्पशन के अंदर जो हमारा कंज्यूमर है उसका ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसकी इनकम लिमिटेड होती है, इज ए रैशनल कंज्यूमर। तो वो अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करता है ईच कमोडिटी पे, वो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी देती है। उसी तरह जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो वो ये फैक्टर्स हाई करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो उनको वो इस ढंग से यूज करता है, एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता है कि सबकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वलाइज हो जाए। एक्सचेंज के अंदर भी क्या होता है, कई बार चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा यूटिलिटी देती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लेस यूटिलिटी देती हैं। तो जो ज्यादा चीजें यूटिलिटी देती हैं उनको हम कम जो यूटिलिटी देती हैं उसकी जगह पे रिप्लेस करते रहते हैं। ये अदला बदली तब तक चलती रहती है जब तक के मार्जिनलिटी ऑफ ऑल जो गुड्स हैं उनकी बराबर हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, प्लान, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये जो होती है कि उनको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वलाइज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर को दूसरी फैक्टर पे सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं जब तक कि उनकी प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। उसी तरह जो फिनांस मिनिस्टर है वो टैक्स को इस ढंग से इम्पोज करता है कि हर किसी का मार्जिनल सेक्रीफाइस सेम हो। तो वो एक टैक्स को दूसरे टैक्स के साथ सब्स्टिट्यूट करता है ताकि जो मैक्स मतलब वो इस ढंग से टैक्स इम्पोज करता है कि जो लोग हैं वो इंजॉय मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। उसी तरह सेविंग और कंजम्पशन के बीच में जब हम इनको उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो लास्ट रुपी हम सेव करते हैं, जो लास्ट रुपी हम कंज्यूम करते हैं, उससे हमें इक्वल मार्जिनल मिलती है, तभी जाके जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ऑप्टिमम होती है। उसी तरह ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज का मतलब होता है कि जब हम एक कमोडिटी को डिफरेंट पर्सन के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हर एक पर्सन को जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। देखो, जब हमारे पास सेविंग्स होती है तो उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है हम डिफरेंट एसेट्स के अंदर करते हैं, कोई रियल एस्टेट में करता है, कोई शेयर में करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई बैंक के अंदर डिपॉजिट रखता है। तो लास्ट रुपी हम मतलब जैसे बैंक में जमा करवाया है या गोल्ड में लगाया है या रियल एस्टेट में है, तो सब में जो लास्ट यूनिट हम स्पेंड करते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी बराबर है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो उसको मैक्सिमम जो है रिटर्न मिल रही है। इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन डिफरेंट फॉर्म्स दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ईच फॉर्म शुड बी गिवन इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो।